ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो करा था वो हमने किया था इनकम, सॉरी कैपिटल गेन। हम पढ़ रहे थे कैपिटल गेन। इनकम टैक्स का हमारा टॉपिक चल रहा था, कैपिटल गेन हमारा टॉपिक चल रहा था। और कैपिटल गेन में हमने जो पढ़ा था वो हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि एसेट किसे बोलते हैं, कैपिटल एसेट किसे बोलते हैं। ठीक है, उसमें हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि ज्वेलरी, जो ज्वेलरी होती है वो कैपिटल एसेट नहीं होती, सॉरी वो कैपिटल एसेट होती है, बाकी कैपिटल एसेट नहीं है। मतलब आपकी पर्सनल इफेक्ट कीजिए, जो आपकी पर्सनल चीजें हैं, जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया जिसमें आपके कपड़े हो गए, फर्नीचर हो गया, फ्रिज हो गया, कार हो गई, ठीक है, ये सब आपकी कैपिटल एसेट नहीं है। लेकिन जो ज्वेलरी है, जो आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, ड्राइंग्स हैं, पेंटिंग के स्कल्पचर्स हैं, और कोई वर्क ऑफ आर्ट है, ये सब आपका ज्वेलरी है। इसमें एक चीज और बता दूं कि ज्वेलरी का मतलब खाली ज्वेलरी से नहीं है, अगर कपड़े पर भी लगी हुई है, यानी कि अगर आपने ज्वेलरी को किसी कपड़े पे सिल दिया या किसी फर्नीचर पे सिल दिया, तो वो फर्नीचर, वो कपड़ा अपने आप में ज्वेलरी बन जाता है। ठीक है, और ज्वेलरी का मतलब क्या है? ज्वेलरी का मतलब भी है, ज्वेलरी का मतलब है गोल्ड स्टोन होना चाहिए। स्टोन कौन सा होना चाहिए? प्रीशियस स्टोन जो होते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, नीलम जो होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम और डायमंड, ये सब आपके क्या है? ज्वेलरी में आते हैं। अगर ये भी आपने लगा दिए, गोल्ड तो भाई, अगर ये प्लेटिनियम भी आपने किसी कपड़े के ऊपर लगा दिया तो वो कपड़ा भी अपने आप में क्या बन जाता है? ज्वेलरी बन जाता है। उसके बाद हमने कुछ एरिया वाइज देखा था कि किस जमीन को हम अर्बन लैंड कहेंगे और किसको एग्रीकल्चर लैंड कहेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड क्या है? कैपिटल एसेट नहीं है, बाकी अर्बन लैंड कैपिटल एसेट है। फिर हमने सीआईआई वगैरह के बारे में बात की थी, और उसके बाद हम पहुंचे थे यहाँ पर, जो आज हमें करना है बेसिकली। ये जो आपकी स्क्रीन में नजर आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन नजर आता है, अगर उसे बनाना होगा तो यहाँ से वो बनाएगा। उसको बाकी कैपिटल गेन के अंदर उससे बाकी चीजें ज्यादा नहीं मिलेंगी, पर वो यहां से क्वेश्चन बना लेते हैं। हम इसी चीज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रही है ना? कोई ऐसा तो नहीं जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही? नो सर। दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है भैया। चलिए फिर ठीक है, फिर अब ध्यान दीजिएगा। पहला है सेक्शन 4, एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन्स। और हमको कितनी बातें याद रखनी है? बस हमको बातें याद रखनी है, सेक्शन 54 किसको मिलता है और किस चीज के लिए मिलता है। सेक्शन 54 भी किसको मिलता है, किस चीज के लिए मिलता है। हमको और कुछ याद नहीं रखना है इसमें। इसमें तो बहुत सारी लिस्ट है, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, इतना याद नहीं रखना है हमको, लेकिन कुछ बातें हमको याद रखनी है। पहला, सेक्शन 54 क्यों मिलता है? कि आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस, रहने वाला घर, होटल नहीं बेचना। हाँ, आप एक घर है जिसमें आप खुद रहते हो, उस घर को आपने ट्रांसफर कर दिया है। ट्रांसफर मतलब बेच दिया है। अब ये ट्रांसफर का मतलब खाली बेचना भी नहीं है, ट्रांसफर का मतलब उसे भी है कि जब आप अपने पर्सनल घर को अपने बिजनेस में ले आते हो, तो जिस दिन आप अपने पर्सनल घर को अपने बिजनेस में ले आते हो, उस दिन वो बिजनेस की प्रॉपर्टी बन जाता है। तो आपने जब घर खरीदा था और जब आपने घर बिजनेस पे ट्रांसफर किया, उस बीच का जो आपका प्रॉफिट है उसके बारे में बात कर रहा है वो। अब वही क्या कहता है? वो कहता है अगर आपके सेक्शन 54 है तो 54 कब लगता है? जब आपने घर बेचा हो और खरीदा भी क्या हो? घर ही खरीदा हो। आप बेचेंगे घर और खरीदेंगे भी घर, तब लगेगा 54। तो घर के बदले घर आपका सेक्शन 54 है। और किसको मिलेगा? घर किसके होते हैं? क्या घर कंपनियों के होते हैं? नहीं। क्या घर फर्म्स के होते हैं? नहीं। क्या घर आपके एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल उनके होते हैं? नहीं। घर मंदिर, घर देवी देवताओं के भी नहीं होते। घर किसके होते हैं? इंडिविजुअल और एचयूएफ। तो किस किस को मिलेगा? सेक्शन 54 का एग्जम्पशन किसको मिलेगा? जो इंडिविजुअल होगा, यानी कि हमारे तुम्हारे जैसे लोग, और जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगी उसे मिलेगा। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब होता है कि जो लोग अपना बिजनेस, एंशियंट बिजनेस, जो उनका क्या है, एंसेस्ट्रल बिजनेस, यानी कि जो उनके पुरखों का बिजनेस है या पुरखों की प्रॉपर्टी है, उसमें अभी उनका बंटवारा नहीं हुआ है। तो जिन लोगों का पुरखों की प्रॉपर्टी में बंटवारा हो जाता है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं रहते। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वही होगी जिसकी पुरखों की प्रॉपर्टी में बंटवारा नहीं हो रखा है, उसके पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है वो आज भी उनके पास चल रही है, और उसके अंदर जितने लोग हैं वो सब एक ही पूर्वज से आए होंगे, एक ही पूर्वज से आए होंगे। तो क्या जो उनके घर में शादी करके लड़कियां आती हैं, क्या वो एक पूर्वज से आई होती है? नहीं।
लेकिन क्योंकि वो शादी करके आई है तो वो कनेक्टेड हो जाती है उस आदमी के साथ जिस जो क्या है एक पूर्वज से बने हुए हैं। अच्छा, अब हमें क्या समझना है? हमें समझना है 54 घर बेचकर घर और किसको मिलेगा? इनको, बस, और कुछ ज्यादा नहीं रखना। अब एक्स्ट्रा जो है, अब यहां से जो है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। अगर वो इतना ही बेसिकली इतनी तीन चीजें पूछनी है, ये पूछना है घर के बदले घर है और इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मिलता है, बाकी ज्यादा पूछते नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। क्या एक्स्ट्रा है? ये जो होल्डिंग पीरियड होगा, मतलब आपने एक घर लिया, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है। आपने एक घर लिया, ये घर आपने लिया 1 अप्रैल 2020 में, और आपने इस घर को ट्रांसफर कर दिया, मतलब इसको बेच दिया। आपके पास ही घर था, मिस्टर ए के पास घर था, उन्होंने बेच दिया बी को। कब बेचा? उन्होंने बेचा एक, ध्यान से देखिएगा इस बात को ध्यान से, 1 जुलाई सन 2021 को। मुझे बताइए, क्या 1 अप्रैल 2020 को जब ये घर खरीदा गया और जब ये घर बेचा गया, क्या इसके बीच में 24 महीने से ज्यादा का गैप आ रहा है? नो सर। नहीं आ नहीं रहा, सर। नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। 1 अप्रैल 2020 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक सिर्फ और सिर्फ 15 महीने हो रहे हैं, और उन्होंने कितना कहा है कि 24 महीने होने चाहिए। इसका मतलब जब ए इस घर को बेच देगा और उसके बाद भले ही एक नया घर वो खरीद ले, क्या आप सेक्शन 54 को यहां पे लगा पाओगे? वो कहता है नहीं, सेक्शन 54 नहीं लगाया जा सकता यहां पर। क्यों नहीं लगाया जा सकता? सेक्शन 54 लगाने के लिए, यानी कि आप मान लेते, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आपने इस घर को बेचा है 25 लाख रुपए में, और इस घर से आपको एक कैपिटल गेन निकल आया है 10 लाख रुपए का। एग्जेम्पशन किस लिए होती है? एग्जेम्पशन इसलिए होती है ताकि आपका ये जो कैपिटल गेन आया 10 लाख रुपए का थोड़ा कम हो जाए। प्रॉब्लम ये है कि आपका घर तो आपके पास सिर्फ 15 महीने रहा है, जिसके ऊपर आपने कैपिटल गेन बनाया है। तो जिस घर के ऊपर आपने ये कैपिटल गेन बनाया है वो सिर्फ 15 महीने रहा है, 24 महीने नहीं रहा है। इसलिए सेक्शन 54 अप्लाई नहीं होगा। और अब आप नया घर, अगर नया घर आपने 8 लाख में खरीदा भी है, तो भी इस 8 लाख का आपको क्या नहीं मिलेगा? डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको पूरे 10 लाख पे ही टैक्स देना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आगे सर। चलिए, अब एक दूसरा केस समझते हैं। मैं ये 24 महीने की बात समझा रहा हूं आपको, ठीक है, उसके बाद के महीने की नहीं बता रहा हूं, अभी से बेचने वाली बात बता रहा हूं। सेक्शन 54 लगेगा या नहीं लगेगा? तो पहले तो बात, आपके पास घर होना चाहिए जिसको आप क्या करोगे? सेल करोगे, और उसके बाद एक नया घर परचेज करोगे। ये है शर्त पहली। पहली शर्त है आप इंडिविजुअल होने चाहिए या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होने चाहिए। दूसरी शर्त, आप एक घर बेचेंगे जो घर रेजिडेंशियल होना चाहिए, यानी कि रहने के लिए होना चाहिए। और बेच खरीदेंगे, नया जब घर खरीदेंगे वो भी कितने का, वो भी कौन सा होना चाहिए? रेजिडेंशियल होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि मान लीजिए जिस दिन आपने ये घर खरीदा, जिस दिन आपने ये वाला पहला वाला घर खरीदा था, वो डेट थी 1 अप्रैल 2020। अब आपने इस घर को जब सेल किया तो डेट आई 1 जुलाई सन 2022। सबसे पहली शर्त, क्या मुझे ये घर जो मैंने नया खरीदा है, अगर मैंने ये घर 8 लाख रुपए का खरीदा है और मुझे यहां पर कैपिटल गेन हो रहा है कितने का? 15 लाख रुपए का, मान लेते 15 लाख का मुझे कैपिटल गेन हो रहा है, और ये नया घर मैंने 8 लाख का खरीदा है, क्या इस 15 लाख में से ये 8 लाख कटेंगे? जवाब सिर्फ इतना है कि आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के इंडिविजुअल होने चाहिए, घर के बदले आप घर खरीद रहे, कंडीशन दूसरी भी सेटिस्फाइड है। अभी तक कितनी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी? पहली, आप इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली थे, ठीक है, आपने घर के बदले नया घर लिया, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि जिस घर को आप बेच रहे हैं ना, वो 24 महीने से ज्यादा होना चाहिए। क्या ये घर 1 अप्रैल 2020 में जब खरीदा गया था और जब बेचा जा रहा है, क्या ये 24 महीने से ज्यादा है? जी सर। यस। बिल्कुल, ये 24 महीने से ज्यादा है। अगर ये 24 महीने से ज्यादा है, यहाँ इस केस में ये 27 महीने हो चुका है, इस केस में 27 महीने हो चुका है, 24 महीने से ज्यादा है, बिल्कुल। अब वो एग्जेम्पशन देगा, तो वो क्या करेगा? 15 लाख के कैपिटल गेन में 8 लाख रुपए आपके काट देगा, और आपको कितने पे टैक्स देना होगा?
7 लाख रुपए पे। दिक्कत, बात समझ में आई या नहीं आई? आगे सर। चलिए, इसी में एक और ट्रीटमेंट, एक और चीज इसी में, ये सेम क्वेश्चन है, 24 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन जो नया घर खरीदा गया है वो 18 लाख का खरीदा गया है और आपका कैपिटल गेन 15 लाख है। तो 15 लाख में से एग्जम्पशन कितने की मिलेगी? वो कहता है 15 की ही मिलेगी। अब भले ही घर 18 लाख का है, लेकिन एग्जम्पशन कितने की मिलती है? जितना आपने कैपिटल गेन इन्वेस्ट किया है। तो आपने पूरा 15 लाख की तो इन्वेस्ट किया होगा, 15 लाख से ज्यादा पैसे ही नहीं है आपके पास, आपके कैपिटल गेन में 15 लाख से ज्यादा पैसे नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब हम एग्जम्पशन यूज करते हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, जब हम एग्जम्पशन यूज करते हैं हमारा आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मेरा एक सवाल है, क्या इंडेक्सिंग करने से, अब जो इंडेक्सिंग होती, याद है हम लोगों ने लास्ट टाइम कल क्लास में पढ़ा था कि जब हम किसी एसेट को 24 महीने के बाद बेचते हैं तो उसमें हमें इंडेक्सिंग करनी पड़ती है। तो क्या इंडेक्सिंग करने के बाद आंसर माइनस हो सकता है? नहीं सर। हो सकता है, इंडेक्सिंग के बाद हो सकता है, पर एग्जम्पशन के बाद नहीं हो सकता। बस ये है जवाब। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं और नीचे एक लाइन लेते हैं, नीचे एक क्वेश्चन लेते हैं। कहीं पर मेरे पास इंडेक्स है, ये रहा। जो लोग आज क्लास में पहली बार आए हैं, ठीक है, कई टाइम बाद भी, उनके बारे में, उनके लिए थोड़ा सा इसको बता रहा हूँ और थोड़ा आप लोग भी समझिए इस चीज को। ये इंडेक्सिंग है। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है? इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि मुझे अपने पैसे को आज के बराबर बनाना है। तो इंडेक्सिंग कहती है कि 2001-2 में जो 100 रुपए थे वो 2013-14 में 220 रुपए हो गए। समझ गए कि 2001-2 में जो 100 रुपए थे वो 2013-14 में कितने हो गए? 220 रुपए हो गए। अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको यहाँ पे करके दिखा कर रहा हूं, आप उसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक घर 1 अप्रैल 1981 में खरीदा गया था 2 लाख रुपए का, ये परचेज किया गया था। अब क्योंकि इंडेक्सिंग कहां से शुरू होती है? 2001-2 से। तो इस केस में वो आपको फेयर मार्केट वैल्यू देगा, किसकी? ऑफ 2001 2002 की, या कई बार इसको लिखेगा 1 अप्रैल 2001। ये फेयर मार्केट वैल्यू वो आपको क्वेश्चन में बता रहा है। वो कहता है ये क्वेश्चन में जो फेयर मार्केट वैल्यू है, ये मान लेते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं खाली, मान लेते हैं 2,40,000 रुपए। अब मेरा पहला सवाल ये है, और एक और चीज अभी मैं थोड़ा सा और कर लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम 19-20 में बेच देते हैं। मैंने इसको 1 जुलाई सन 2019 में सोल्ड कर दिया, बेच दिया। ये घर मैंने बेच दिया, 2 लाख का खरीदा था, 240 फेयर मार्केट वैल्यू थी 2001-2 में, और हमने ये घर बेच दिया है 18 लाख रुपए में। या 18 लाख नहीं करते क्योंकि मुझे लॉस में लाना है। ठीक है, तो मैं इसे बेच देता हूँ सिर्फ 5 लाख रुपए, ये 5 लाख में मैंने बेच दिया। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जब हम लिखते हैं ना सेल कंसिडरेशन, कि हमने इसे कितने में बेचा, हमने इसे बेचा 5 लाख रुपए में। यहां पर पहले मुझे ये बताइए, 1 अप्रैल 1981 से लेकर 1 जुलाई 2019 तक क्या आपका घर 24 महीने से ज्यादा है? जी सर। यस सर। बिल्कुल है, कई सालों का होल्डिंग पीरियड है, ये तो 24 महीने से ज्यादा है। 24 महीने से ज्यादा है, इंडेक्सिंग करेंगे। इंडेक्सिंग किसकी करेंगे? क्या 2 लाख की करेंगे, 240 की करेंगे? तो वो कहता है कि जब आपने खरीदा था और जो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू है 1 अप्रैल 2001, इन दोनों में से जो ज्यादा होता है, इन दोनों में से जो ज्यादा होता है, तो ज्यादा है 2,40,000, तो हम 2,40,000 की इंडेक्सिंग करेंगे। कैसे करेंगे? जिस ईयर में मैंने बेचा है उसका कोड लेंगे। अब बेचा कब है? 1 जुलाई 2019 में। 1 जुलाई 2019 कौन से वाले ईयर में आएगा? इस वाले में, इस वाले में, या इस वाले में? लास्ट। लास्ट वाले में, 289 में आएगा। 280 में नहीं आ सकता क्योंकि ये 31 मार्च 2019 में रुक जाएगा जाकर। ठीक है, तो 289, तो 289 से इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और कोड में कौन सा लूंगा? 1981 का तो कोड ही नहीं है मेरे पास, तो मुझे कोड लेना पड़ता है 2001-2 का। जितने भी 2001-2 से पहले एसेट खरीदे जाएंगे उन सब का कोड 1-2 का ही कोड रहता है, यानी कि 100। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो ये कितना देगा मुझे? कोई कैलकुलेट करेगा इसे?
मैं कर देता 240, अच्छा इंटू 289, यहाँ पे देखो 639 सॉरी 693600 आ गया। आपको नहीं लगता कि ये माइनस में चला गया? हाँ जी, जी मेरी सर। आवाज आ रही है? तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया। इसका मतलब इंडेक्सिंग करने के बाद ये किस में आ सकता है? माइनस में आ सकता है, पर एग्जम्पशन लगाने के बाद माइनस में नहीं आ सकता। तो जो लोग एग्जम्पशन तक जो लोग आज से पढ़ रहे हैं वो सिर्फ इतना याद रखिए कि इंडेक्सिंग करने के बाद कैपिटल गेन माइनस में आ सकता है, यानी कि कैपिटल लॉस हो सकता है, पर सेक्शन 54 के जितने एग्जम्पशंस हैं उनमें आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता। ये ऐसे क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि अगर मैं सेक्शन 54 का यूज करूं तो क्या मेरा कैपिटल गेन लॉस में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं, लॉस में कन्वर्ट नहीं, जीरो हो सकता है पर माइनस में नहीं जा सकता। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? जी सर। ठीक है, तो आपने अभी तक क्या किया? इंडिविजुअल, हिंदू, अनडिवाइड फैमिली होना चाहिए, घर के बदले घर, 54 मंथ, 54 लगेगा, 24 महीने से ज्यादा आपके पास घर रहना चाहिए, जितना आपने कैपिटल गेन कमाया होगा उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अब आती है एक कंडीशन कि ये पैसा लगाना कब है, ये घर खरीदना कब है, ये घर खरीदना कब है। तो आप एक चीज को ध्यान रखिएगा, इस लाइन को आप इसमें इस तरीके से याद रखिएगा कि घर जो होता है वो दो तरीके की चीजें हैं। मतलब घर के बदले घर है, ठीक है, सेक्शन 54 है, पर यहाँ पर दो कंडीशन है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक आदमी घर बेचे और फिर एक नया घर बनाए, ऐसा भी हो सकता है। कंस्ट्रक्शन। हाँ, कंस्ट्रक्शन कर सकता है। तो अगर एक आदमी अपने घर को 1 जुलाई 2019 में बेच देता है और एक नया घर खरीदता है, नया घर बना नहीं रहा है, नया घर खरीदता है, तो अगर उसे सेक्शन 54 को अट्रैक्ट करना है, यानी कि सेक्शन 54 उस पर लगेगा या नहीं लगेगा, उसे अपने ऊपर सेक्शन, उसने सब कुछ कर लिया, उसने, वो इंडिविजुअल था, उसने घर के बदले घर ही खरीदा है, उसने 24 महीने भी कर लिए हैं पूरे, अब वो 24 महीने बाद घर बेच रहा है, तो सेक्शन 54 लगेगा या नहीं लगेगा ये अभी भी एक कंडीशन पे डिपेंड करेगा। वो कंडीशन क्या है कि वो जो नया घर वो खरीद रहा है ना, उसका भी तो टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या है? तो वो कहता है जिस डेट पर आपने अपना घर बेचा है उसके पहले का 1 साल कहां पर आएगा? 1 जुलाई सन 2018, ठीक है। और जी आने सर। वाले 2 साल, आने वाले 2 साल कब आएंगे? 1 जुलाई सन 2021। बस ये कट ऑफ डेट है, ये कट ऑफ डेट है, इन्हीं के बीच में घर खरीदना होगा। तो जिस घर को जब बेचोगे उसके पहले के 1 साल और उसके आने वाले 2 साल के अंदर आप घर क्या कर सकते हो? नया घर खरीद सकते हो। हाँ जी, क्या ये बात समझ में आई सबको? जी सर। तो अगर आपको घर बेचकर नया घर खरीदना है तो इस केस में ये जो अगर जुलाई 2019 में बेचोगे तो 1 जुलाई 2018 से लेकर 1 जुलाई 2021 के बीच में जो टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड में घर खरीदा जा सकता है नया, वरना नहीं खरीद सकते। मतलब अगर किसी ने 30 जून को भी घर खरीद लिया ना, 30 जून 2018 को, नहीं मिलेगा उसे सेक्शन 54। और यहां पर अगर उसने 2 जुलाई को भी खरीदा, 2000 जुलाई 21 में, नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। जी सर। जी भैया। यस सर। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। ये सेक्शन 54 जो होता है, मैं आपको इस बार डिटेल में क्यों करा रहा हूँ, मैंने पिछली बार इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया, ये पहले बता दूं। उस समय मुझे पता था यूके ट्रिपल एससी कराएगी, अब नहीं करा रही यूके ट्रिपल एससी, अब यूके पीएससी कराएगी, तो गड़बड़ तो करेगी, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, इसलिए ये सेक्शन 54 ही खत्म नहीं हो रहा अभी। अब आते हैं, अगर मान लीजिए कि आपका कैपिटल गेन 15 लाख रुपए आया, ये आपका कैपिटल गेन आया था, और आपने जो नया घर खरीदा, अरे अभी तो एक चीज रह गई, घर बनाने का क्या सिस्टम है, रह गया। तो मान लो यही घर था और इसे आपने 1 जुलाई 2019 में सोल कर दिया, बेच दिया। अब एक नया घर आप बनाना चाहते हैं, खरीदना नहीं चाहते, आप नया घर बनाना चाहते हैं, ठीक है। कब बनाएंगे?
वो कहता है 1 जुलाई 2019 के आने वाले 3 साल घर खरीदने के लिए 1 साल पहले, आने वाले 2 साल, लेकिन घर बनाने के लिए आने वाले 3 साल चाहिए। यानी कि घर कब तक बन जाना चाहिए? 1 जुलाई 2022 तक बन जाना चाहिए। अगर नहीं बना पाए आप 1 जुलाई 2022 तक, तो आपको यहां पर डिडक्शन नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? भैया जी भैया सर। हाँ जो ये 3 साल बाद है वो ट्रांसफर डेट के बाद है ना? हाँ, ट्रांसफर डेट के बाद 1 जुलाई 2019 के अगले 3 साल आपने गिने यहाँ पर। अच्छा। ठीक है। अच्छा, अब इतना काम हो गया, घर बनाना भी देख लिया, घर खरीदना भी देख लिया, ये भी देख लिया घर के बदले घर लेना था। ठीक है, ये भी देख लिया 24 महीने होना था, ये भी देख लिया कि कैपिटल गेन कम पड़ेगा तो क्या होगा, ज्यादा पड़ेगा तो क्या होगा। अब आते हैं यहाँ पर कि अगर मान लीजिए कि आपका कैपिटल गेन 15 लाख रुपए आया और आपने नया जो घर बनाया या खरीदा, जो न्यू हाउस आपने बनाया, वो 8 लाख का पड़ा, तो आपके यहाँ 7 लाख रुपए बच गए, राइट? हाँ। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। देखो, इसके ऊपर 20% टैक्स रेट होता है, 20% का टैक्स रेट होता है इसके ऊपर। लोग इस टैक्स रेट से बचना चाहते हैं, इस 20% को नहीं। ये ना, ये वो नहीं है कि आप ये सोचे कि आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए थी, उसके ऊपर 70,000 रुपए ये था, तो आपकी इनकम 320 हो रही, तो 2.5 लाख तक तो देना नहीं है, इस 70,000 पे 5% देना, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। लिमिट खत्म होने के बाद, जितना कैपिटल गेन में पैसा बच जाएगा ना, उस पूरे पे 20% का टैक्स लगेगा, वो अलग से लगता है। तो अगर आपकी कोई इनकम थी ही नहीं, मान लीजिए आपकी कोई इनकम नहीं है और आपने कैपिटल गेन कमाया सिर्फ 7.5, आपने 7 लाख का, आपकी कोई इनकम नहीं है, आपकी सैलरी नहीं है, आपका हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, आपको कुछ नहीं है, आपने घर बेचा, 7 लाख रुपए का आपने कैपिटल गेन कमाया और आपने 8 लाख का नया घर खरीद लिया था, इसलिए 7 लाख रुपए बचे हुए थे। तो इसमें से क्या करेगा वो? 2.5 लाख छोड़ देगा। कितने बच जाएंगे? 4.5 लाख रुपए। अब ये 4.5 लाख पे वो इनकम टैक्स स्लैब इस्तेमाल नहीं करेगा, वो सीधा इसके ऊपर 20% टैक्स लगाएगा। ठीक है, अब सोचो, 4.5 लाख का 20%, 90,000 रुपए का टैक्स। कोई नहीं देना चाहता, कोई नहीं देना चाहता भाई। अगर आपके पास सैलरी सुल रही है तब तो और ज्यादा लग जाएगा टैक्स। इसीलिए लोग क्या करते हैं, लोग इस बचे हुए पैसे को, कौन सा बचा हुआ पैसा, वो जो 7 लाख रुपए मेरे एग्जाम्पल में बच रहा है, जो एग्जाम्पल मैंने रखा हुआ है उसमें 7 लाख रुपए जो बच रहा है, उस 7 लाख रुपए को लोग क्या करते हैं, कैपिटल गेन स्कीम में जाकर पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, हम कैपिटल गेन स्कीम में इस पैसे को डाल देते हैं, पर एक कंडीशन, एक छोटा सा वर्ड। अब यहाँ पे मैंने जब पिछली बार पढ़ाया था, मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था, अब मैं यहाँ पर एक लाइन और जोड़ रहा हूँ। ये जो आप कैपिटल गेन स्कीम में पैसा डालेंगे, कब तक डालना होगा? जब तक आपकी रिटर्न फाइल का लास्ट डेट नहीं आ जाता, बिफोर ड्यू डेट। अगर आपकी कोई ड्यू डेट है ना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की, उसके पहले तक पैसा जमा हो जाना चाहिए, तभी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो इनकम टैक्स की ड्यू डेट मान लेते हैं 31 जुलाई आपकी इनकम टैक्स की ड्यू डेट है, तो आपको जो भी पैसा किसमें डालना है, कैपिटल गेन स्कीम में डालना है, वो कब तक डाल देना चाहिए? 30 जुलाई या 31 जुलाई तक, इस तक आपको डाल देना। अगर आप 1 अगस्त में भी कैपिटल गेन स्कीम में पैसा जमा करेंगे, वो नहीं मानेगा इसको। आगे बात समझ में? जी सर। ठीक है। दूसरी बात, ये जो नया घर खरीदा, इसको आने वाले 3 साल में बेच मत देना। ये देखो, अगर आपने इस घर को, जो आपने घर बनाया, कंस्ट्रक्ट किया, बेच दिया, तो भैया इस पर आपको एसटीसीजी के हिसाब से, वो जो आपका जो मतलब आपका जो एग्जामिशन जो आपको दी गई थी, उस पे तो हम टैक्स लगाएंगे लगाएंगे, प्लस वो जो आपने नया घर, जब आपने घर बेचा है ना पुराने, मतलब ये देखो इस तरीके की बात है कि आपने एक घर बेचा, फिर आपने एक घर खरीद लिया और आपने इस घर को 3 साल के अंदर अंदर बेच दिया, तो ठीक है, आपने हमसे एग्जामिशन मान लो 8 लाख रुपए की ली थी, इस पे भी आप टैक्स दोगे। प्लस ये जो नया घर, मान लो ये घर आपने 15 लाख रुपए का खरीदा था और आगे 20 लाख रुपए का बेच दिया, क्योंकि आप इसे 3 साल के अंदर बेच रहे हैं, तो 5 लाख रुपए का जो है इस पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी लगेगा, तो इस पे भी टैक्स दोगे, और जो आपने हमसे क्या ली थी, एग्जामिशन ली थी, उस पे भी लोगे। तो अगर आप उस एग्जामिशन जो आपने 54 में ली थी, उस पे आप क्या नहीं देना चाहते, टैक्स नहीं देना चाहते, तो नया घर 3 साल बाद बेचना। हाँ जी, क्या सेक्शन 54 समझ में आया? जी भैया। अब यहां से कितने क्वेश्चन बनेंगे? पहला क्वेश्चन,
सेक्शन 54 कब लगता है? घर के बदले घर पे आपको लिख के देगा, घर के बदले घर खरीदा और कंपनी ने खरीदा। ध्यान से सुनना, घर के बदले घर खरीदा, कंपनी ने खरीदा, क्या सेक्शन 54 लगेगा? नहीं सर। नहीं लगेगा। नो सर। दूसरा, घर के बदले घर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने खरीदा, क्या सेक्शन 54 लगेगा? लगेगा यस सर। सर। लगेगा। घर के बदले घर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने खरीदा लेकिन 12 महीने बाद खरीदा, 12 महीने सॉरी 12 महीने का ही घर, मतलब वो उसने क्या किया, एक घर अपने पास 12 महीने रखा, 12 महीने बाद घर बेचकर एक नया घर खरीद लिया, क्या लगेगा? नहीं सर। नो सर। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर पैसा सेक्शन 54 में अगर आपका कैपिटल गेन बच रहा है, उसको आपने कैपिटल गेन स्कीम में डालना है, तो लास्ट डेट क्या होगी उसको पैसे को डालने की? उसमें डेट लिखेगा 30 सितंबर, 30 जुलाई और फिर एक डेट लिखेगा ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स। तो क्या वही होगी? होगा ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, तो बताइए सर, सेक्शन 54 समझ में आ गया? जी सर। यस सर। चलिए अब थोड़ा अब स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि इसमें डू का मतलब क्या है? ऊपर वाली लाइन है। ठीक है, अब आप थोड़ा स्पीड बढ़ सकती है अब आपकी। अब आप इसको देखिए, सेक्शन 54B कब लगता है? जब आप एग्रीकल्चर लैंड को बेचोगे और खरीदोगे भी क्या? एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, कौन कौन? इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और कोई हो नहीं सकता। तीसरा पॉइंट, ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या ये जो इंडिविजुअल है, क्या इसने इसमें खेती बाड़ी करी हो? एग्रीकल्चर लैंड कब माना जाएगा? जो खेती बाड़ी होगी। तो हाँ, 24 महीने तक, पिछले 24 महीने तक। कौन से पिछले 24? मान लो आप 1 जुलाई 2019 में से बेच रहे हो, तो इसके पहले के 24 महीने यानी कि 1 जुलाई 2017, ये जो टाइम पीरियड यहाँ पर आया 1 जुलाई 2017 से लेकर 1 जुलाई 2019 के बीच का टाइम पीरियड, इसमें ये जमीन एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल की गई हो। समझ गए? जी सर। चाहे आपने करी हो चाहे आपके पेरेंट्स ने करी हो। वो भी कह रहा है, चलो पेरेंट्स को भी दे दिया उसने, उसने कह दिया कि आप पेरेंट्स को भी ले आओ, चलो पेरेंट्स ने उस पर खेती बाड़ी करी है, ठीक है, हम देंगे आपको डिडक्शन जितना आप कैपिटल गेन कमाएंगे। तो अगर आपने कैपिटल गेन यहाँ पर 15 लाख रुपए कमाया और आपने एक नई जमीन 18 लाख रुपए की खरीदी, तो क्या मैं पूरे 18 लाख का डिडक्शन दे सकता हूँ, एग्जम्पशन दे सकता हूँ आपको? नहीं सर। नहीं दे सकता। मैं आपको मैक्सिमम कितना दे पाऊंगा यहाँ पर? 15 15। लाख। राइट, ठीक है। दूसरा, ये जो नया घर, ये जो नई जमीन खरीदोगे, कब खरीदोगे? 2 साल के अंदर अंदर खरीद लेना। ठीक है, आने वाले दो, घर के लिए केस क्या था? घर के लिए केस क्या था? अगर नया बना रहे हो तो 3 साल के अंदर बनाना, और अगर घर घर खरीद रहे हो तो 1 साल पहले 2 साल बाद। राइट, लेकिन जी सर। जमीन के लिए क्या है? जमीन के लिए उसने 3 साल, जमीन के लिए उसने आपको 2 साल फंसा दिया। उसने कहा आने वाले 2 साल के अंदर क्या कर लेना? जमीन खरीद लेना। अच्छा, मान लो आपका कैपिटल गेन 15 लाख रुपए था, आपने नई जमीन 7 लाख की खरीद ली, तो आपको 8 लाख रुपए का कैपिटल गेन अभी बच गया। क्या इस 8 लाख रुपए को सेक्शन 54B में कैपिटल गेन स्कीम में डाला जा सकता है? वो कहता है हाँ। डू का मतलब क्या होता है? ऊपर वाली लाइन, यानी कि ये जो लाइन ऊपर लिखी गई है, ये पूरी लाइन ये डाली जा सकती है। यहां पर ये पूरी लाइन आएगी, कौन सी वाली? जो ऊपर लिखी हुई है। कौन सी लिखी है ऊपर? कि डिपॉजिट इन कैपिटल गेन स्कीम बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स। राइट, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर। और इस घर को, इस जमीन को आप 3 साल, आने वाले 3 साल तक अपने पास रखेंगे। अगर आपने आने वाले 3 साल के अंदर बेची दी तो सर फिर टैक्स लगेगा पूरा। पूरा लगेगा। ठीक है, एक और चीज, क्या ये कैपिटल गेन स्कीम के अंदर जो पैसा जमा किया गया है, क्या इस पैसे को 3 साल के पहले निकाला जा सकता है? नहीं, नहीं, ये भी 3 साल के लिए लॉक हो गया है। ठीक है, जैसे जमीन लॉक, जैसे नया घर और नई जमीन लॉक हो गई है ना 3 साल के लिए, वैसे ही ये कैपिटल गेन का पैसा भी लॉक हो गया है। नहीं तो तुम 8 डालोगे, कल निकाल लोगे और उसके ऊपर टैक्स ही नहीं दोगे। ठीक है, क्या जी आप सर। लोगों को सेक्शन 54B समझ में आया? जी सर। ठीक है, चलिए फिर अब आते हैं 54D पर। 54D सर किसको मिलेगा? हाँ जी। वो डिपॉजिट वाले में डेट टाइमिंग तो लिखा नहीं है ना, टाइम नहीं नहीं, वो लिखा नहीं है, पर मैं बोल रहा हूँ 3 साल है वो। ठीक है, सबके लिए? सबके लिए कैपिटल गेन स्कीम में 3 साल के लिए पैसा लॉक करना पड़ता है। ठीक है। ठीक है, चलो 54D,
अब क्वेश्चन आता है कि 50, और ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता, मुझे जहां तक याद है जो आपका पंतनगर का पेपर हुआ था उसमें इसमें ये आया था एक क्वेश्चन, जिसमें उसने सेक्शन 54 के बारे में ये पूछा था कि सेक्शन 54, शायद उसने ईसी पूछा था या कुछ पूछा था, उसने ये कहा था कि ये किसको मिलता है, इंडिविजुअल को मिलता है, हिंदू एंटी फैमिली को मिलता है, ऑल एसएससी लिखा हुआ था, ऐसा कुछ क्वेश्चन देखा था मैंने। मुझे याद नहीं है कि कहाँ पर था, वो किसी उस पे रहा होगा, पर वो था शायद उस पेपर में पुराना पंतनगर। जो अभी हुआ था रिसेंटली, मतलब जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुई थी। अच्छा। हाँ, उसमें आया था क्वेश्चन, उसमें ये था कि एक पार्टनरशिप फर्म ने घर बेचा है, उसे किस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम होगा। तो उसके अंदर लिखा था 54 EC, 54 D, 54 F और 54। 54 तो लगेगा नहीं, क्यों, पार्टनरशिप फर्म है, वो ठीक है। 54 D क्यों नहीं लग सकता, 54 D क्यों नहीं लग सकता, अब सामने रखा है ऐसे 54 D, लैंड तो एंड ऐसे बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग है, वो क्या कह रहा है, रेजिडेंशियल ऐसे घर, ठीक है। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, अब आप अभी जवाब दे सकते हैं, इसलिए कह रहा हूं मैं। दो चीजें आपके पास आ गई हैं, दो चीजों का आंसर आपको पता है। वो कह रहा है एक रेजिडेंशियल हाउस था जिसे एक पार्टनरशिप फर्म ने खरीदा है, क्या 54 मिलेगा, नहीं मिलेगा। नो क्या 54 डी मिलेगा, नहीं मिलेगा। नो 54 डी किसका है, लैंड एंड बिल्डिंग का है, यस सर 54 डी लैंड एंड बिल्डिंग का है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कौन कौन से उसने आंसर दे रखे, उसने क्या क्या दे रखा है, उसने ये दे रखा है, ये दे रखा है, और एक ये दे रखा है। इसमें से कौन आंसर है अभी चेक करते हैं। अभी हमें ये पता लग गया कि 54 तो नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल यस और हिंदू अनडेड फैमिली को मिलता है। 54 डी इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि लैंडेड बिल्डिंग है, उसमें एसएससी तो एनी है, एनी एसएससी में कौन आएगा, कंपनी भी आएगी, इंडिविजुअल भी आएगा, हिंदू अनडेड फैमिली भी आएगा, पार्टनरशिप फर्म भी आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो लैंडेड बिल्डिंग हो गई है ना। तो चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसका जवाब देंगे। 54 डी के लिए लैंडेड बिल्डिंग होनी चाहिए, और नई नई चीज भी क्या खरीदनी होगी, लैंड एंड लैंड बिल्डिंग खरीदनी होगी। और ये लैंडेड बिल्डिंग आपके पास कितने महीने होनी चाहिए, 24 महीने। अच्छा, ये लैंडेड बिल्डिंग किसका है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, मतलब आपने ये लैंडेड बिल्डिंग किस लिए लिया है, अपनी फैक्ट्री या अपनी मशीन वगैरह, जो भी आपका फैक्ट्री इंडस्ट्री होना चाहिए आपका। और 24 महीने के लिए आपके पास ये रहनी चाहिए, मतलब एक लैंडेड बिल्डिंग बेच रहे हो और एक लैंडेड बिल्डिंग खरीद रहे हो। जो पुरानी वाली बेच रहे हो कितने महीने बाद बेचोगे, खरीदने के, पुरानी वाली, ये नहीं, इसकी बात कर ही नहीं रहा। जो आप पुरानी वाली बेच रहे हो उसे कितने महीने तक आपके पास होना पड़ेगा, 24 24 महीने, ठीक है। 24 महीने बाद बेचकर आप एक नई जमीन खरीद रहे हो, खरीदो, ठीक है। ये नई वाली जो खरीदोगे, कब खरीदोगे, आने वाले 3 साल के अंदर। और क्या इसमें माइनस में जान सकता है आंसर, नो सर नहीं। नहीं, माइनस में किसी में नहीं जा सकता। दूसरा, क्या इसके बचे हुए पैसे को कैपिटल गेन स्कीम में डाला जा सकता है, यस जी सर। हाँ। और इस पैसे, और ये जो अगर आपने ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग खरीद ली है, आने वाले 3 साल में खरीद ली, इसे कितने साल के लॉक करना पड़ेगा, 3 3 साल। साल सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, बताइए फटाफट। नहीं सर। नहीं तो अभी तक आपको पता लग गया वो पार्टनरशिप हम 54 डी भी नहीं ले पाएगी। चलिए 54 इसी में आते हैं, ठीक है। 54 इसी में क्या लिखा है, LTCA होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। और एनी एसएससी चलेगा, डू का मतलब क्या, ऊपर वाला, यानी कि एनी एसएससी। अब मुझे बताओ, एनी एसएससी में इंडिविजुअल भी आएगा, यस एचयूएफ भी सर आएगा, यस कंपनी भी सर आएगा, फर्म भी आ जाएगी, यस सर ठीक है। अब ध्यान से सुनना कि ये 54 ईसी है या नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब वो LTCA कर रहा है, LTCA में क्या आता है, LTCA में वो सारी चीजें आती हैं जो अपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की जो टाइम पीरियड की कंडीशन है उसे पूरा कर लेती हैं। टाइम पीरियड की कंडीशन पता है आपको क्या है, चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं वापस, टाइम पीरियड की कंडीशंस देखने के लिए। मैंने आपको कल लिखवाई थी, ये रही टाइम पीरियड कंडीशन। कोई भी एसेट लैंड बिल्डिंग नहीं होना चाहिए, क्यों, लैंड बिल्डिंग के लिए 1 अप्रैल 2017 के बाद से कौन सा रूल चल रहा है, 24 महीने वाला, ठीक है। लिस्टेड शेयर्स के लिए कौन सा रूल चलेगा, 12 महीने वाला। अनलिस्टेड के लिए कौन सा लेस शेयर चलेगा, 24 महीने वाला, ठीक है। अच्छा, और कोई बाकी किसी भी एसेट के लिए कितना चलेगा, 36 महीने वाला। तो आप वापस आइए यहाँ पर, यानी कि आपको पता लग गया कि अगर मैं शेयर बेचूं लिस्टेड वाला, तो मेरा लिस्टेड शेयर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कब बनेगा, जब वो 12 महीने से ज्यादा होगा, राइट।
यस सर। अगर मैं लैंड बिल्डिंग बोलूँ तो उसके लिए कितने महीने चाहिए मुझे? 36 मोर है। 24 महीने लैंड बिल्डिंग 1 अप्रैल 2017 के बाद से। ठीक है जी। ठीक है। अगर मेरे पास कोई क्या बोलते हैं उसे एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसके लिए मुझे कितने महीने चाहिए? 24 महीने। 24। ठीक है, वो तो ऊपर दिखाई दे दिया था ना 24 महीने, देखो यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है अच्छा, और अगर मैं कोई अपना अनलिस्टेड शेयर बेच रहा हूँ उसके लिए भी कितने महीने होने चाहिए? 24 महीने, राइट? 24। अच्छा, अब मुझे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, अगर सुनो, एग्रीकल्चर लैंड बेचकर मैं एग्रीकल्चर लैंड खरीद लूं तो मेरे को 54 इसी लगेगा? नो नहीं सर। तब तो मुझे 54 भी लगेगा। मैं यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड बेच रहा हूं और उसका पैसा कहाँ लगा रहा हूं? ध्यान दीजिए, उसका पैसा लगा रहा हूं NHAI में या REC में या PFC में। कहाँ का लगाया जा रहा है? NHAI में, REC में या PFC में। REC मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, PFC मतलब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सिंपल लैंग्वेज में कहूं, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बॉन्ड खरीद रहे हो, और मैक्सिमम कितने रुपए का बॉन्ड खरीद सकते हो? 50 लाख का। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर आपका यहां पर कोई शेयर या जमीन वगैरह बेचकर आपको पैसा आया और आपने उस पैसे से जमीन नहीं खरीदी, आपने घर बेचा, घर नहीं खरीदा, आपने जमीन बेची, जमीन नहीं खरीदी, आपने लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं खरीदा, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वाला, आपने क्या किया? आपने इन्वेस्ट कर दिया यहाँ PFC में, तो फिर कौन सा सेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा? 54EC एक्टिवेट हो जाएगा। और 54EC क्या कहता है कि अगर आपका मान लीजिए कैपिटल गेन 12 लाख रुपए आया है और आप 12 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर देते हैं, तो क्या बनेगा? नील, कुछ नहीं बनेगा। 12 लाख का कैपिटल गेन है, आपने पूरा 12 लाख इन्वेस्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मान लीजिए कि आपका कैपिटल गेन आया 60 लाख रुपए का, और आपने इन्वेस्ट भी कितना कर दिया? 60 लाख ही कर दिया, तो क्या वो 60 लाख का एग्जेम्पशन दे पाएगा? वो कहता नहीं, नहीं। मेरे पास मैक्सिमम एग्जेम्पशन सिर्फ 50 लाख की है, आप 10 लाख रुपए पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। भले ही आप पूरा 60 इन्वेस्ट कर चुके हो, आपने 1 करोड़ लिया, पूरा 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया किसमें? NHAI के बॉन्ड में, वो तब भी आपको 50 लाख से ज्यादा का नहीं दे सकता, मैक्सिमम लिमिट है उसकी बेचारे की। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन बन जाएगा 54EC के अंदर मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 50 लाख। या फिर बन जाएगा 54EC को अट्रैक्ट करने के लिए आपको किसके बॉन्ड खरीदने होंगे? 3 नाम है, NHAI, REC और PFC। यहां तक समझ में आ गई बात? जी सर। अच्छा, वो जो आपने बेचा है, वो जो भी आपने बेचा है, चाहे वो आपने शेयर बेचा, चाहे आपने वो लिस्टेड शेयर बेचा, चाहे अनलिस्टेड शेयर बेचा, चाहे लैंड बिल्डिंग बेची, चाहे एग्रीकल्चर लैंड बेचा, चाहे आपने बिल्डिंग, आपने घर बेचा, रेजिडेंशियल हाउस बेचा, उसको बेचकर ये जो इन्वेस्ट करना है 50 लाख रुपए, कितने टाइम के अंदर कर देना है? 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर। अगर आप 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे तो हम आपको 54EC का एग्जेम्पशन देंगे, वरना नहीं देंगे। इतनी बात क्लियर हुई? जी सर। और क्या इसमें कैपिटल गेन स्कीम अवेलेबल है? नहीं, नो। क्या कैपिटल गेन स्कीम अवेलेबल है? नो, नहीं है गिवन। डू नहीं लिखा है, नहीं है। और इसको कितने साल के लिए अपने पास रखना पड़ेगा? 3 साल के लिए। ठीक है, जी सर। तो एक ही बताइए, अभी हमारा केस था पार्टनरशिप फर्म ने एक रेजिडेंशियल हाउस खरीदा, घर खरीदा, रेजिडेंशियल हाउस खरीदा है, क्या उसको 54 लगा था? नहीं लगा था। 54F क्यों नहीं लगा था उसके ऊपर? सॉरी, 54D क्यों नहीं लगा था? क्योंकि लैंड बिल्डिंग थी। 54EC लगेगा उसके ऊपर? लगेगा सर। घर खरीदा है, घर बेचा है उसने, कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, लगेगा। 54EC लगेगा? 54EC लगेगा। नहीं लग रहा है, क्योंकि उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? पार्टनरशिप उस क्वेश्चन में उसने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा भाई। हाँ सॉरी, हाँ 54 ही लगेगा, 50EC लगेगा उसके ऊपर, ये वाला लगेगा। उसका आंसर ये था, ये नहीं थे उसके आंसर तीनों। क्यों नहीं थे? 54F को भी देख लेते हैं कि 54F में ऐसा क्या है कि हम 54F नहीं लगा पा रहे। मतलब उन्होंने एक रेजिडेंशियल हाउस बेचा है, किसने? पार्टनरशिप फर्म ने। ये दोनों तो हमने अभी तक पढ़ लिए हैं, ये दोनों तो आउटडेटेड हो चुके हैं। हमारे पास अब या तो ये है या यस ये सर। है। क्या 54F लगेगा? इसको पढ़ लेते हैं। 54EC दिख रहा है, लग जाएगा।
54 EC हमें दिख रहा है, घर बेचा है उसने, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, घर बेचा है, और उसने ये नहीं बताया कि इन्वेस्टमेंट कहाँ किया है। कोई बात नहीं, हो सकता है कि वो आपसे पूछ रहा हो कि मैंने घर बेचा है और अब बताओ मैं पैसे कहाँ लगाऊं कि मेरे को एग्जम्पशन मिल जाए। अब मुझे ये देखना है कि क्या 54F लग सकता था, तो मैं 54F को देखता हूं। आइए, 54F में क्या बेचना है? कोई भी एसेट पर घर नहीं होना चाहिए, कोई भी एसेट पर घर नहीं होना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म ने बेचा क्या है? घर। घर, इसलिए 54F नहीं लग पाएगा। क्या लगेगा? 54 EC लग पाएगा उस केस में आंसर, इसलिए 54 EC था। आई बात समझ में? वो जो जी सर। आपका क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब 54F से पहले हमारा ना 54EE रह गया। वैसे 54EE है कुछ है नहीं, वो वही है कि आपने कोई LTCA बेचा हो, 24 महीने का टाइम पीरियड है, वो जो भी था, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसिटी होना चाहिए। आप यहाँ कहाँ जमा कर रहे थे पैसा? 54 EC में कहाँ जमा कर रहे थे आप पैसा? NHI में, REC में और PFC में, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में। यहाँ क्या बोला उसने? म्यूचुअल फंड में, नोटिफाइड फंड। नोटिफाइड फंड मतलब सरकार कुछ नोटिफाई करेगी तो, ठीक है, सरकार नोटिफाई करेगी तो, इसलिए ये क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या लिखा है? नोटिफाइड फंड। तो आपका क्वेश्चन 54F से बनेगा, अब 54 EC से बनेगा, 54EE से नहीं बनेगा, इसीलिए उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी आपने। अब आ जाइए 54 किस पर? F पर। ठीक है भाई, एक चीज मुझे बताओ, यहां तक आपको बातें समझ में आ गई हैं? जी भैया। यस सर। चलिए 54F को देखें, उसके बाद मैं लास्ट में आप सबसे पूछूंगा, ठीक है, तब कोई कुछ भी नहीं आता होगा तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि 54 रिपीट नहीं होने वाला और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में आ जाती है यही चीज, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 54F की बात करते हैं। कुछ भी बेचो पर घर नहीं होना चाहिए, कुछ भी बेचो पर घर नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, है ना, एक और हुआ करता था। यस सर। क्या? अच्छा, कुछ भी बेचो पर घर नहीं होना चाहिए, पर खरीदोगे क्या? घर। ठीक है, तो अगर आप शेयर बेचो और घर खरीदो तो कौन सा सेक्शन एक्टिवेट होगा? 54F। अगर आप ज्वेलरी बेचो, घर खरीदो, कौन सा सेक्शन एक्टिवेट होगा? 54F। एफ। अगर आप एग्रीकल्चर लैंड बेचो, घर खरीदो, सेक्शन 54F। कुछ भी बेचो पर खरीदना घर, घर के बदले घर, कौन सा सेक्शन आ जाएगा? भैया पहला। पहला। और किसी भी चीज के बदले घर, कौन सा सेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा? 54। 54F। एफ। ठीक है, वही रूल है, ठीक है, बस एक चीज का रूल है, एक चीज अलग है, वो है प्रोपोर्शनेट लगेगा, यानी कि पूरा नहीं लगेगा। जितना आप जितने का आपका कैपिटल गेन था उसका प्रोपोर्शनेट लगेगा। कैसे? थोड़ा सा इस बात को ऐसे समझिए कि आपने घर बेचा 50 लाख रुपए का, या आपने घर सोल्ड किया, इतना पैसा आपको मिला, ये पैसा आपको रिसीव हुआ। आपने इस घर के ऊपर कैपिटल गेन कमाया 15 लाख रुपए का। आपने इस 50 लाख रुपए का जो पैसा, देखो कैपिटल गेन अलग चीज है ना, कैपिटल गेन क्या बात है कि घर जो बेचा था उसके पैसों में से जितने में आपने वो घर खरीदा था उसे माइनस कर देते थे, तभी तो कैपिटल गेन आता है। कैपिटल गेन का मतलब क्या है? प्रॉफिट। कैपिटल गेन का मतलब क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? जितना आपने खरीदा और जितने में आपने बेचा उसके बीच का डिफरेंस। आपने बेचा 50 लाख में, आपने इसे खरीदा था मान लेते 35 लाख रुपए में, तभी तो आपको प्रॉफिट कितने का आ रहा है? 15 लाख का, राइट? यही है। जी सर। तो दोनों चीजें फर्क हैं। जो आपका सेल कंसिडरेशन है 50 लाख रुपए, वो डिफरेंट चीज है, और कैपिटल गेन क्या है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आया 15 लाख रुपए का, इस प्रॉफिट को अलग छोड़ो। अभी अब चलते हैं नया घर खरीदने। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 40 लाख रुपए का घर खरीद लिया। कितने का घर खरीदा इन्होंने? 40 लाख रुपए का खरीदा। इन्होंने 50 लाख रुपए की ज्वेलरी बेची और उससे 40 लाख रुपए का घर खरीदा। क्या मैं पूरा 15 लाख का डिडक्शन अवेलेबल कराऊंगा आपको? कितना कराऊंगा? तो वो कहता है कि आप ऐसे करिए, आपको 50 लाख रुपए का, तो आपका कैपिटल गेन कितने का आया है? 15 लाख का। इसमें से आपको एग्जम्पशन निकालनी है। एग्जम्पशन कैसे निकलेगी? प्रोपोर्शनेट अमाउंट। तो आप मुझे बताइए कि आपने 50 लाख रुपए जो रिसीव किया था उसमें से घर लेने में कितना खर्च किया? 40 लाख। ये बना प्रोपोर्शन यानी कि रेशो। और आपका कैपिटल गेन कितने का था? 15 लाख का।
आप यानी कि यहाँ पे कितने का एग्जामिशन क्लेम कर सकते हो? 12 लाख का। बाकी 3 लाख पे आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। बात समझ में आई? जी सर। ठीक है, ये आपका कैपिटल गेन आया था, यहाँ पर आपका कैपिटल गेन आया था, आपने एग्जामिशन निकाली प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट का मतलब ये होता है कि जितना पैसा आपने उस नए घर को खरीदने में लगाया, जितना पैसा आपने पिछली एसेट को बेचने में लगाया, उनका रेशियो बनाओ। तो ऊपर कौन सा आता है? जितने में आपने खरीदा। नीचे क्या आता है? जितने में आपने बेचा, और मल्टीप्लाई हो जाता है कैपिटल गेन। चलते हैं थोड़ा सा वापस, थोड़ा सा रह गया काम। क्या आपको कैपिटल गेन स्कीम मिलेगी? यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है? नहीं, नहीं मिलेगी कैपिटल गेन स्कीम, नहीं मिलेगी कैपिटल गेन स्कीम, नहीं मिलेगी। फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर दूंगा, ठीक है? कैपिटल गेन स्कीम मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है? अच्छा, एक और चीज, वो जो आप नया घर ले रहे हो या नया घर बना रहे हो, आप यहाँ पर कुछ भी बेच के नया घर ले रहे हो ना? जी सर। तो वो जो नया घर ले रहे हो या नया घर बना रहे हो, उसके लिए टाइम लिमिट क्या होगी? जो सेक्शन 54 की टाइम लिमिट है। सेक्शन 54 की टाइम लिमिट क्या है? घर बनाने के लिए 1 साल पहले, आने वाले 2 साल, और जी सर। सॉरी घर खरीदने के लिए खरीदने के लिए पिछला सर 1 साल, आने वाले 2 साल, और घर बनाने के लिए आने वाले 3 साल। 3 साल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से थोड़े कम हो जाते हैं, ये थोड़ा इनका प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आप घर बेचकर शेयर खरीदो, कौन सा सेक्शन लगेगा? ये इंपॉर्टेंट हो गया। घर बेचकर, घर बेचा और खरीदा क्या? शेयर। मैं ये अभी दो नहीं बता रहा, रुक जाओ। घर बेचकर शेयर खरीदा, कौन सा सेक्शन? 54 जीबी। किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? कोई बता सकता है मुझे? सर इंडिविजुअल। हाँ, ध्यान रखना, जहां रेजिडेंशियल हाउस आ जाएगा ना, वह इंडिविजुअल एचयूएफ आएंगे, कंपनी नहीं आएंगी। आप देखो, यहाँ आप कुछ भी बेच रहे हो, घर खरीद रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, घर खरीद रहे हो, कौन है? इंडिविजुअल एचयूएफ। कंपनी कैसे हो सकती है? कंपनी का रेजिडेंशियल हाउस थोड़ा ना होता है। आप जहां जहां रेजिडेंशियल हाउस देखोगे ना, जिस जिस सेक्शन में आपके रेजिडेंशियल हाउस हैं, चाहे वो बेच रहे हो चाहे वो खरीद रहे हो, उनमें कौन आएगा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इंडिविजुअल आएगा, बस, और कोई नहीं आएगा। बाकी सब में एनईएसएससी है, बाकी सब में एनईएसएससी है, और एक एग्रीकल्चर लैंड का भी, बस, ठीक है? अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पर, यहाँ पे भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट लगेगा, और यहाँ पे वही है, ठीक है? अच्छा, ये प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो खरीदना है, ये जो आप नया, जब आप घर बेचकर शेयर खरीदोगे, घर बेचकर शेयर खरीदोगे, इसके लिए लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, रिटर्न फाइल करने की। और इसमें आपको कैपिटल गेन स्कीम मिल जाएगी। इनमें नहीं मिलेगी भाई, इनमें कैपिटल गेन स्कीम नहीं है, इनमें कैपिटल गेन स्कीम नहीं है, इसमें कैपिटल गेन स्कीम है। क्या आपको समझ में आ गया है? जी सर। जी ठीक है, अब आ जाइए बीच के। बीच के दोनों बड़े आसान से हैं। देखिए, प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के तहत शहर से कहाँ जा रही है? गांव, ठीक है? अर्बन टू रूरल, ठीक है? अर्बन टू रूरल, शहर से गांव ले जा रहे हो अपनी फैक्ट्री को। आपकी एक फैक्ट्री है, शहर से गांव ले जा रहे हो, मिल जाएगा। और इवन देखो, एलटीसीए चाहे शॉर्ट टर्म है, यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं है। यहाँ पे आपने जो नई प्लांट एंड मशीनरी लगाई थी ना, मतलब मान लो आपने देहरादून के बीचों बीच शहर में एक फैक्ट्री लगाई, और फैक्ट्री को लगे अभी से 2 महीने हुए हैं, तो ये कौन सा गेन है? लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है? शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट। लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए तो 24 महीने चाहिए थे, लॉन्ग टर्म के लिए तो 24 महीने चाहिए थे, ये तो शॉर्ट टर्म है। वो कह रहा है ले लो, शॉर्ट टर्म भी ले लो, लॉन्ग टर्म भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। हमको इंडस्ट्री को ये क्या करना है? इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, इसलिए हम कभी नहीं चाहेंगे कि उनके साथ नुकसान हो, इसलिए उन्हें हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों देते हैं। आने वाले 3 साल का टाइम देते हैं कि 3 साल के अंदर अपने शहर से कहाँ ले आओ इसको? गाँव में ले आओ, ठीक है? जी सर। अच्छा, एक और चीज ध्यान से सुनना, 54 जीए क्या है? जीए कहता है गांव, शहर से गांव जाओ, शहर से गांव जाओ। पर गांव गांव किस तरह में जाना? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। गांव नहीं हो गया, अब क्या हो गया? एसईजेड। तो अगर आप शहर से एसईजेड में ले जाओगे, तो फिर कौन सा सेक्शन लगेगा? 54 जीए लगेगा, ठीक है? तो जी कब लगेगा? जी लगेगा जब आप शहर से गांव जाओगे। जी ए कब लगेगा? जब आप शहर से स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाओगे, जी ठीक सर। है? ये रहा आपका सेक्शन 54 पूरी तरीके से खत्म, और कुछ अब सेक्शन 54 के अंदर नहीं है। क्या आपको सेक्शन 54 समझ में आया प्रॉपर्ली?
सब बता दो, जी। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था, बहुत इंपॉर्टेंट था। सर जी, हाँ जी। सर अगर जैसे किसी को इस साल कैपिटल गेन होगा हाँ, और वो प्रॉपर्टी अगर 2 साल बाद खरीदेगा तो सर उस टैक्स तो उसका इसी साल पड़ जाएगा। ये ना रोक देते हैं इसको डिफर्ड कर देते हैं। इसके लिए एक सेक्शन होता है, इसके बाद का एक सेक्शन होता है 54 GB के बाद, उसको डिफर्ड कर देते हैं वो लोग। डिफर्ड करने का मतलब क्या होता है, वो आपसे इस समय टैक्स नहीं लेंगे उसके ऊपर, वो आपको छोड़ देंगे इस समय। अगर आप 3 साल के अंदर घर बना लोगे तो वो डिडक्शन क्लेम आपको डिडक्शन वगैरह अवेलेबल करा देंगे, जो बच जाएगा उस पर टैक्स मांग लेंगे। लेकिन जी अगर सर। आप नहीं बना पाए तो वो टैक्स ले लेंगे। ठीक है सर। वो डिफर्ड कर देते हैं, रोक देते हैं। वो कहते हैं आप हिसाब किताब बाद में दिखाना, इस वाले सेक्शन को छोड़ देना। इसके लिए तो होता है जो इनकम टैक्स रिटर्न होती है ना, जी इसके लिए जो फॉर्म होता है वो फॉर्म भी अलग ही होता है। फिर वो फिर ITR 1 2 नहीं, वो जो ITR 1 जाती है वो नहीं होता फिर वो। जी सर। ठीक है। हाँ जी, क्योंकि आपने ITR 1 पढ़ा होगा तो ITR 1 में ये लिखा होगा सैलरीड एम्प्लॉयड प्लस उसके बाद घर होगा या अदर सोर्स की इनकम होगी, उसने कैपिटल गेन लिखा ही नहीं हुआ। तो जहाँ कैपिटल गेन आ जाएगा फिर वो इस सेक्शन में नहीं जा, वो वाली ITR नहीं होगी, दूसरी ITR होगी। वहां वो आपको डिफर्ड करवा देते हैं, 3 साल वेट करते हैं वो आपका पूरा। ठीक है, 3 साल बाद अगर आप नहीं लाए तो फिर वो टैक्स लगा देते हैं। जी सर। ठीक है। अच्छा, पैसा अभी इसी साल खर्च, ये मत बोलना कि पैसा इसी साल खर्च हो गया, तो वो आपने किया ना, उन्होंने थोड़ा किया। जी सर। बताइए यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई सबको? जी जी सर। ठीक है। जिसको भी नहीं आई होगी एक बार क्लास रिपीट करना, ये रिकॉर्डेड वर्जन में अवेलेबल रहेगी, शायद मैंने रिकॉर्डेड करी है इसको। हाँ, करिए रिकॉर्डेड सर। वर्जन में अवेलेबल रहेगी। ठीक है। और आपको कोई भी डाउट होता है, आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, 72375 ये आपका एक व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस पे मैं आपको, और ये जो नंबर जिस नंबर पे आपने, मतलब एक दूसरा नंबर भी है पर उसे रहने दो, इसी पे करना, ठीक है, मैं रिप्लाई इसी पे कर दूँ। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा लेट आता है जवाब, क्योंकि बहुत सारी चीजें रहती है करने के लिए। मैं यही ठीक, बोलने वाली थी। हाँ लेट आता है रिप्लाई थोड़ा सा, पर आता है। ठीक है, तो आराम से आप क्वेरीज डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और एक और चीज बता देता हूँ। देखिए, पेपर का है कि, एक मिनट थोड़ा इसको बंद कर देते क्योंकि रिकॉर्डिंग इसमें है नहीं।